वेलकम बैक आउट द ब्रेक। नाज़रीन बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। सर आमिर बात कर रहा हूँ लीड से। जी सर अमर। पूछना ये था कि मैं 2009 में स्टूडेंट वीज़े पे आया था यहाँ पे ना, तो और उसके बाद मैंने एक्सटेंशन एक दफ़ा कराई थी और लेकिन मैं कॉलेज नहीं गया था, तो उसके 1 साल हो गया मैंने अभी ब्रिटिश सिटीजन से शादी कर ली थी। ठीक। तो 20 आवर्स मेरे अलाउ थे, लेकिन मैं अभी जहाँ काम कर रहा था तो वहाँ पे वो इमिग्रेशन वाले आके उन्होंने मुझे भी कहा था आप काम नहीं कर सकते हो, तो बाकी मुझे घर ले आए थे। बाकी मैंने डॉक्यूमेंट जब दिखाए तो मेरी वाइफ प्रेगनेंट थी, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया क्या, लेकिन आप काम ना करें। मुझे रिपोर्टिंग के लिए बुलाया और मैं वहाँ पे गया एक दिन। तो अभी दूसरी दफ़ा जाना है, तो जो है ना उन्होंने कहा, तो एप्लीकेशन मैंने एक लास्ट जुलाई में एक FLRO की डाली थी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई थी। उसके बाद मेरे एसोसिएटर ने रिप्रेजेंटेशन की डाली है, जिसमें प्रेगनेंसी का भी शो हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी वो दोबारा अभी मुझे रिपोर्टिंग ही बुलाएंगे, या मैं अभी नई एप्लीकेशन कर सकता हूँ या उसको देखूँ? देखिए मुझे लगता है कि शायद आप बता रहे हैं कि अगर किसी की एप्लीकेशन हो रिफ्यूज़ हो जाए, उसके बाद रिकन्सेशन, डिपेंड करता है कि आपके सर्कमस्टांसिस क्या हैं। जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था, आपने शादी कर ली थी ब्रिटिश के साथ, लेकिन आपके पास शायद, मुझे लगता है कि मुझे समझ नहीं कि FLRO क्योंकि लेकिन रीज़न अगेन, अगर FLRO एक्सेप्ट नहीं हुई, रिफ्यूज़ हो गई और उसके बाद अब आप रिक्वेस्ट डाला हुआ है, तो आइडियली तो क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, आपको फ्रेश एप्लीकेशन करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके सोलिसिटर या आप समझते हैं कि जो आपने क्लेम किया था रिकन्सेशन में, या जो आपने एप्लीकेशन की थी वो प्रॉपर कंसिडर नहीं हुई, कौन कौन से पॉइंट्स को उसने चैलेंज किया है, मैं शायद इसके कासर हूँ बात करने के लिए। लेकिन अगेन, क्योंकि उस वक्त जो आपके सर्कमस्टांसेस थे वो मेरा ख्याल ये नहीं थे कि आपकी मिसेज प्रेग्नेंट हैं, अब चेंज हुए हैं। अगर आप करेंगे तो शायद वो इस डिफरेंट तरीके से देखेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जब आप स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी दो रिक्वायरमेंट्स। नंबर एक कि आपके जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए कि क्या आप स्विच कर सकते हैं, आपके पास वीज़ा है। नंबर टू ये है कि आपके पास जो फैक्ट ऑफ द केस हैं, क्या आपकी इनकम जो 18,600 है, आपके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट था, मैरिज थी, अकोमोडेशन थी, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब अगर आपने FLRO डाली है, मुझे नहीं पता किस रीज़न से, मुझे लगता है कि शायद आपकी कोई चीज़ इनमें से जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें पूरी ना होगी। अगर आपने अभी दोबारा पूरी कर ली है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समझे कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस, सच अ डिफरेंस नहीं आया, हम उसी को परसू करना चाह रहे हैं, तो यस आप कर सकते हैं। लेकिन होम ऑफिस वाले बिल्कुल राइट हैं, अगर आपने अप्लाई किया, रिफ्यूज़ हो गया, रिकन्सेशन, अब अनफॉर्चुनेटली आपको काम करने की परमिशन नहीं है। आप साइनिंग पे जाएं और अपने वकील से डिस्कस करें या किसी सोल्यूशन को मिलें, ताकि प्रॉपरली आपकी एप्लीकेशन हो सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। हाँ जी गुल साहब, मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना था कि मैंने बच्चे के 7 इयर्स के बेस पे अप्लाई किया था। मेरा बच्चा ब्रिटिश बॉर्न है जो कि 8 साल का है, ठीक। और होम ऑफिस ने वो एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी थी पिछले साल मई में। उसके बाद ही हम हाई कोर्ट में गए जुडिशियल रिव्यू में, तो पहले तो वो 21 डेज मांगते रहे। उसके बाद उन्होंने हमारे वकील से कंसर्न लेटर साइन करवा लिया। वो कहा है कि ठीक। 3 महीने में डिसीजन करेंगे। ठीक। तो मतलब मैंने ये पूछना था कि वो डिसीजन क्या करेंगे, और ये 7 इयर्स का ये ट्रैप है कि कुछ कर भी रहे हैं इसमें ये लोग? आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आप वेट करें, अच्छे डिसीजन आ रहे हैं। अगर होम ऑफिस में जाके, हाई कोर्ट में जाके होम ऑफिस वाले अपने डिसीजन को कंसेंट ऑर्डर साइन कर रहे हैं और विड्रॉ कर रहे हैं, तो गुड साइन है। वेट करें, लेकिन इसमें टाइम कोई नहीं कह सकता, लेकिन नॉर्मली 2 to 3 मंथ के अंदर अंदर वो 3 माह का टाइम मांगते हैं, और 3 से 4 माह में वो डिसाइड देके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मेरा सवाल यह है कि स्पाउस वीजे के लिए 18,600 की रिक्वायरमेंट है। सुना था कि इसकी जो सैलरी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है और जजमेंट आने वाली है, वो कब आएगी और उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज के दिन मेरी एडवाइस 18,600, कभी कोई ऐसा केस नहीं है या कोई जजमेंट कोई वेट नहीं हो रही। अगर कुछ चेंज आया तो बिल्कुल हम अपने प्रोग्राम में इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन तब तक 18,600 की रिक्वायरमेंट है, आप इसको ही फिल करना पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं बिशारत बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। जी बिशार साहब फरमाइए। जी असल में पूछना
वाले साहब के बारे में 98 में आए थे पाकिस्तान से, तो 15 साल के बाद उनको इंडेफिनेट मिला है। तकरीबन 82 डेज पाकिस्तान में रह के रिसेंटली वापस आए हैं, तो क्या वो साल के बाद नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं? 82 डेज रह के हैं साल के अंदर। ये कितने दिन रखे हैं पाकिस्तान में वो? 82। हाँ जी, एज फार एज उन्होंने 90 डेज से ज़्यादा टाइम जो यूके से बाहर नहीं गुजारा और लास्ट ईयर में वो क्वालिफाइड करते हैं कि वो अपनी नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन कर सकते हैं। लाइफ एंड यूके टेस्ट पास कर लिया, B1 पास कर लिया, बिल्कुल बाकी के डॉक्यूमेंट्स लगा के अप्लाई कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज गुल साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह में का शुक्र। जनाब मेरा पहला सवाल तो आपसे अपने एक अजीज दोस्त के लिए जी, वो थोड़ी सी मुश्किल में, उन्होंने स्पाउस वीज़े पे आए थे आज से 2 साल पहले, अब उन्होंने इंडेफिनेट अप्लाई करना है। ठीक। तो लास्ट ईयर मतलब सेकंड ईयर जो था उनका स्टार्ट हुआ जब 2013 का, उसमें उन्होंने वर्किंग टेस्ट पीरियड लेना शुरू किया। ठीक। और वो उनके मिसेस के अकाउंट में आता था और उनकी मिसेस ने अप्लाई किया, यानी कि उनके अकाउंट में नहीं आता था, उनकी मिसेस पे पर था, उनके नाम पे, ज़ाहिर बात है उनके ले रही थी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब वो अप्लाई करने लगे हैं इसके लिए, इंडेफिनेट के लिए, इसके लिए उसके लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं, या ऐसी कंडीशन में वो क्या करें? अब उनको इस चीज़ का पता चल रहा है कि ये वो नहीं ले सकते थे जो उन्होंने लिया है 7-8 माह से, तो वो इसके लिए क्या कर सकते हैं? उन्होंने स्टॉप कर दिया कि नहीं किया अभी अपने लिए कि मैं खुद इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर लाइफ एंड यूके टेस्ट अगर मैं नहीं पास कर सकता, मेरा भी 2 हफ्ते के बाद ड्यू है, तो उस सूरत में मुझे एप्लीकेशन पुट करनी है, तो मैं एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करूंगा, और एक्सटेंशन होती है तो वो कम से कम कितने टाइम के लिए वो मुझे वीज़ा देंगे, और दोबारा अगर मैं ड्यूरिंग द टाइम मैं लाइफ एंड यूके टेस्ट पास कर जाता हूँ तो मैं साथ ही एक्सटेंशन लेने के बाद साथ ही दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? ठीक। आपका जो सेकंड क्वेश्चन था उस पर मैं बात करता हूँ। लाइफ इन यूके टेस्ट B1 पास करने के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे लाइफ इन यूके टेस्ट नहीं होता आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर लें, लेकिन अगर आपकी वो पेंडिंग एप्लीकेशन के दौरान आप लाइफ इन यूके टेस्ट पास कर लेते हैं तो स्टिल आप इंटाइटल हैं कि वेरिएशन ऑफ लीव अप्लाई करते हुए अपना इंडेफिनेट अप्लाई कर लें। लेकिन अगर आपको स्पाउस वीज़ा मिल जाता है तब तक भी आप पास नहीं करते, आपको स्पाउस वीज़ा मिलेगा 2.5 ईयर्स का, लेकिन जब आपको मिल जाता है तो वेरी नेक्स्ट डे जब भी आप पास कर लें आप अपना इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो प्रोबेशन पीरियड 2 साल का था वो गुजार लिया, आपने वो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए एक्सटेंशन ली थी क्योंकि आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे थे। अब आपने वो पास कर ली तो आप क्वालिफाइड करते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं इस कंट्री में 2002 में आया था, आगे मैं इस कंट्री में इलीगल हो गया था, तो फिर मैंने तो शादी की 2010 में एक ब्रिटिश लड़की के साथ। तो मैंने वीज़े के लिए अप्लाई किया, मेरी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई विद इन 3 मंथ में। तो आज से 8 माह पहले मैंने होम ऑफिस को फर्स्ट ट्रिब्यूनल में लेके गया, तो मैंने वो अपनी अपील विन कर ली। फिर होम ऑफिस विद इन 5 डेज में मुझे अपर ट्रिब्यूनल में लेके गए, फिर मैंने अपनी अपील विन कर ली होम ऑफिस वालों से। तो मुझे ये नहीं पता लग रहा कि होम ऑफिस कितना टाइम लेगा मुझे वीजा लगा के देने में। मुझे वीजा मिलेगा, मुझे इंडेफिनिट लीव मिलेगी या मुझे डिस्कशन लीव मिलेगी? आपने किस बेस पे अप्लाई किया था जी? आपने किस बेस पे अपनी एक्सटेंशन अप्लाई की थी? मैंने शादी की थी ब्रिटिश लड़की के साथ 2010 में। और उसके बाद आपने वो वीजा अभी तक चल रहा है आपका सारा? हाँ जी, तो मैंने उसके बाद कुछ भी नहीं किया, उन्होंने मेरा वीजा रिफ्यूज कर, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी। ठीक। आपकी कॉल का शुक्रिया। जो फर्स्ट क्वेश्चन हाउ लॉन्ग टेक्स, नॉर्मली जब अगर कोई कोर्ट का डिसीजन आ जाए उसके 2 से 3 माह तक होम ऑफिस वाले आपको लेटर लिखते हैं कि अपना पासपोर्ट भेजें ताकि हम आपको वीज़ा इंडोर्स कर सकें, क्योंकि कोर्ट ने आपकी फेवर में अपील अलाउ कर दी है। लेकिन अगर उनके पास पासपोर्ट ऑलरेडी आपका उनके पास पड़ा हो तो फिर अगेन वही टाइम में वो कोई ना कोई डिसीजन दे के अपने पासपोर्ट पे स्टैम्प करके या कार्ड बना के भेज देते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आया, 2-3 माह से ज़्यादा टाइम हो गया, मेरी आपको एडवाइस है आप उनको होम ऑफिस को कॉल कर सकते हैं। अब कोर्ट का मैटर ख़त्म हो गया, कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, द कॉपी आपको सर्व हो गई, आपके सोलिसिटर को हो गई और एक होम ऑफिस को हो गई। इसलिए अब आपका जो भी करस्पॉन्डेंस है वो होम ऑफिस के साथ होगी। अब क्या करें कि चेक करें कि जिसने आपका केस रिफ्यूज़ किया था
उस लेटर के बॉटम पे केस वर्कर का नाम होगा और पेज के जो जितने भी 3, 4, 5 पेज हैं उनका जो फर्स्ट पेज होगा उसके टॉप पे एड्रेस होगा कि कौन से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में आपने आपका केस रिफ्यूज़ किया था। आप उस एड्रेस पे केस वर्कर के नाम पे अटेंशन लेटर लिखें कि हमारा केस रिफ्यूज़ हुआ था, अपील अलाउ हो गई, और अपने जो अपील की अलाउ की कॉपी है वो भी साथ अटैच कर दें, बोल रहे हैं कि मेरे केस में बताएं मेरा स्टेटस क्या जा रहा है। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन था क्या मिलेगा, क्योंकि आपने वीज़ा अप्लाई किया था डिपेंडेंट का, डिपेंडेंट की वीज़ा मिलेगा। अगर आपका केस 2 साल से पेंडिंग है तो अनफॉर्चुनेटली आप स्टेट वे इंडेफिनिट अप्लाई नहीं कर सकते। आपको जो वीज़ा मिलेगा वो सिर्फ स्पाउस का होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो सर, मुझे ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड 2003 में आए थे यहाँ पे। ठीक। फिर उन्होंने लेक्सी में अप्लाई किया और किसी वजह वो रिफ्यूज हो गया, तो पता नहीं हमारे वकील ने क्यों उसकी अपील नहीं की, वो टाइम निकल गया। फिर हमने ह्यूमन राइट्स पे किया, हमारा एक बेबी है 5.5 साल का, एक 4 साल का है, वो भी रिफ्यूज हो गया। फिर वकील ने जुडिशियल रिव्यू डाला है, वो भी रिफ्यूज हो गया। अब वो अमेंडेड ग्राउंड कुछ ऐसा बोल रहा है वकील, इसमें कुछ फायदा है अमेंडेड ग्राउंड केस करने का? अब आपके बच्चे की एज क्या हो गई है? 5.5। ओके। बिल्कुल, अगर जेआर में या हाई कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया, अब वो क्या कहते हैं कि शायद आपको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अप्लाई करेंगे, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन आपने फिर एक फ्रेश एप्लीकेशन करनी है होम ऑफिस को, क्योंकि अगर ड्यू टू अनफॉर्चुनेटली आपकी या किसी सोलिसिटर या रिप्रेजेंटेटिव की वजह से कोई अपील लॉन्च नहीं हो सकी या टाइम बार हो गया, तो मुझे लगता है कि अब होम ऑफिस को या हाई कोर्ट को आपको टाइम ग्रांट करना चाहिए था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नहीं हो सका। काफ़ी आर्गुएबल चैलेंजेबल केस है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग केस है, आपको मेरे ख्याल में उसको फाइट करना चाहिए था। लेकिन अब अगर आपके पास लगता है या आपके वकील बता रहे हैं कोई ऑप्शन नहीं है, तो बिल्कुल आपको ना कोई फ्रेश एप्लीकेशन अंडर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके लिए एडवाइस है कि आप किसी सोल्यूशन को मिलें या किसी और को, ताकि अपना केस डिस्कस करें और देखें कौन कौन सी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल है कि मैं इधर स्टूडेंट वीजे पे हूँ और अभी मेरा रिसेंटली कॉल जो है वो रिवोक हो चुका है सर। एक तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सर जब मैं पिछली बारी वीजा लिया था स्टूडेंट वीजा, वो अपील पे मिला था, उसमें वो प्रॉब्लम थी कि वो एकेडमिक प्रोग्रेस नहीं थी, पर इस बार भी मेरे को कोई भी प्रोग्रेस नहीं बनी, जैसे कि कॉलेज रिवोक हो चुका, कोई अच्छा कॉलेज नहीं था। तो दूसरी बात, मैं इधर 9 साल से ऊपर हूँ सर, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी जब मैं फ्रेश वीजा लूंगा स्टूडेंट वीजा, इसमें कौन सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि प्रोग्रेस नहीं बनी, तो आप इसमें क्या रिकमेंड करेंगे, क्या करना चाहिए सर? अल्लाह अकबर। भाई मैं शायद रिकमेंड इसमें क्या करूं, अगर प्रोग्रेस नहीं कर सके तो शायद मौसाले वो पूछेंगे कि आपने 9 साल गुजार लिए, कुछ प्रोग्रेस नहीं की, अगेन अगेन आप एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं, फिर इसमें कोई आ रहा है। लेकिन रिकमेंडेशन कुछ नहीं, सिंपल जो होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये कि आप नया कैश लेटर लें, बैंक आपके पास हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके वीज़ा अप्लाई करें, ताकि आपका ये बार बार कॉलेज बंद होने से, नए वीज़ा लेने से ये काम ख़त्म होगा, या किसी यूनिवर्सिटी में का एडमिशन ले लें ताकि आपकी प्रॉपर स्टडी हो सके। और एज़ फार एज़ अगर आपने 10 साल यहाँ पे गुजार लिए लीगली, और बेशक आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, अपील में चले गए, अपील भी नहीं करके, लेकिन इन कंट्री आपको वीज़े मिलते रहे, आप इन कंट्री रहे हैं और हमेशा आपने 10 साल यहाँ पे यूके में गुजार लिए, तो आप क्वालिफाइड करेंगे अंडर द लॉन्ग रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप इनका कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर शायद आपको चाहिए कोई एडवाइस लें, किसी से डिस्कस करें जाके। लेकिन अगेन रिक्वायरमेंट सेम वही है, आपको कैश है, इंग्लिश है, प्रोग्रेस है, और इंग्लिश पास करना होगा और साथ अप्लाना होगा, तो ताकि आपको एक्सटेंशन मिल सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। रियाज बोलता हूँ। मैंने आपसे ये क्वेश्चन ये करना था, मैं अभी करंटली PSW डिपेंडेंट वीजे पे हूँ, ठीक, और मेरी जो कंपनी जिधर मैं जॉब कर रहा हूँ वो मुझे Tier 2 वर्क परमिट देना चाह रहे हैं। वो Tier 2 स्पॉन्सरशिप पे भी वो कंपनी लिस्टेड है। नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि एक लेबर मार्केट चेक है कोई कि वो मेरी कंपनी को क्लियर करना पड़ेगा, वो क्या है? और सेकेंडली मुझे इंग्लिश का टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, और मुझे क्या चीजें पूरी करनी पड़ेंगी डॉक्यूमेंट्स का, आप थोड़ा सा बता सकें? थैंक यू।
अगर कोई शख्स यहाँ पे PSW के डिपेंडेंट हो तो वो इन कंट्री अपने आप को स्विच कर सकता है। फॉर द Tier 2 के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि उसको लेबर मार्केट टेस्ट पास करना पड़ता है। लेबर का मार्केट टेस्ट का मतलब ये है कि आपके एम्प्लॉयर ने 2 डिफरेंट सोर्स ऑफ जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो करना होगा। उसने एक किसी भी नेशनल लेवल की जो न्यूज़पेपर है उसमें देना होगा, और साथ ही साथ जो जॉब सेंटर है, जॉब सेंटर प्लस है, उसमें आपका जॉब टाइटल, आपका रोल, आपकी सैलरी और किस के लिए बंदा चाहिए, ये तमाम चीज़ें उसने अपने एक ब्रीफ बना के एडवर्टाइज़ करनी होगी कि हमें इस काम के लिए इस कैलिबर का, इस क्वालिफिकेशन का, इस सैलरी पे, इस टाइटल के लिए बंदा चाहिए। तो वो जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, अगर आप उसके साथ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं, अब डिपेंड करता है कि शायद आपसे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ना आया तो फिर आपको वो आप SOC इशू कर सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। जब वो इशू करेगा तो फिर आपको आपकी एक्सटेंशन के लिए SOC चाहिए। साथ आपको इंग्लिश के तौर के B1 या 4 फ्रॉम IELTS फ्रॉम ईच कंपोनेंट, और आपके बैंक में 900 पाउंड फॉर द लास्ट 90 डेज़ का 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। एज़ फार एज ये पूरी हो रही हैं, बिल्कुल आप यहाँ से इन कंट्री एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप सेम डे जा सकते हैं, बाय पोस्ट कर सकते हैं, और अब नए लॉ के मुताबिक जो आपकी जो मिसेज हैं वो आपकी इन कंट्री यहाँ पे डिपेंडेंट स्विच भी साथ ही कर सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुल साहब, मेरा 2 सवाल है। पहला, मैं तो ब्रिटिश हूँ, मेरा फैमिली भी इधर इंडेफिनिट वीजा है, मेरा वाइफ, मेरा 3 बच्चे वो भी है इधर ही, और मेरा 2 बेटी है उधर पाकिस्तान में। ठीक। तो मैंने एप्लीकेशन दे दिया 6 महीने पहला, फिर सब चीज तो ठीक था, मेरा अकाउंटेंट का, मेरा अकाउंट में सब चीज 38,000 40,000 मेरा बिजनेस अकाउंट था। सब चीज मैंने भेज दिया, उसके साथ जो कैश एंड कैरी का जो सामान, बैंक बैलेंस सभी भेज दिया। आपका सवाल बाद में मुझे वापस, मुझे आपकी आवाज़ शायद कॉल ड्रॉप हो गई। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब, मैंने लास्ट वीक भी आपको फ़ोन किया था, पर मेरे क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर नहीं मिल सका मुझे। ठीक। होपफुली इस दफ़ा मिल जाएगा मुझे। ठीक, अगर आज भी ना मिल सका तो फिर बेस्ट होगा कि किसी लोकल सोलिसिटर के पास चले जाना ताकि आपको तफसील से दे। लेकिन सवाल पूछें क्या आपका? जी अच्छा, नहीं, मैंने आपके ऑफिस भी फ़ोन किया था लेकिन फिर भी आपसे बात नहीं हो सकी। एनी हाउ, मैं टायर 1 जर्नल पे हूँ और मैंने अभी इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना है, और मेरे 4 डिपेंडेंट है, 1 मेरी वाइफ और 3 मेरे बच्चे। तो मेरा क्वेश्चन ये था, मेरे डिपेंडेंट को 2 साल नहीं हुए अभी, तो मैंने वेबसाइट पे पढ़ा था, यूके वेबसाइट पे, कि जो 2 साल का रूल है वो वाइफ पे अप्लाई होता है, बच्चों पे नहीं होता। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आया ये सही है कि नहीं, क्योंकि कुछ सोलिसिटर कहते हैं कि नहीं, उनके लिए भी 2 साल का है, लेकिन यूके वेबसाइट पे। आपकी कॉल का शुक्रिया, मुझे समय लग गई सवाल ने। मेरा ख्याल शायद मेरे भाई बड़ी माजरत के साथ मैंने 2 दफ़ा आपको पिछले प्रोग्राम में भी आंसर किया था। शायद लाइव हमारे पास नहीं होगा कि मैं किसी भी आर्गूमेंट्स में जो नेचुरलाइजेशन है या नेशनलिटी है, ये डिस्क्रिशन है होम ऑफिस की। बड़ा स्टेट क्लियर आंसर। 2 के इमिग्रेशन रूल्स के तहत जब हम अप्लाई करते हैं, हम कहते हैं कि ए मैं क्वालिफाइड करता हूँ क्योंकि मैंने 2 साल गुजारे, बी मैंने 3 साल गुजारे, या मैंने वर्क पे आके 5 साल गुजारे। ये अगेन फिर डिस्कशन पे जाती है। लेकिन अब दोनों ऑप्शंस में वाइफ का उन्होंने लिखा हुआ है कि आप 2 साल का प्रोबेशन पीरियड गुजारते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इंडेफिनिट ना भी हो और बच्चा पैदा हो यहाँ पे, जब यूके में पैदा हो, जब आपके पास इंडेफिनिट होगा तो बच्चे को स्टेट पासपोर्ट नहीं मिलता, उसको पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है और उसके बाद उसको जाके पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर बच्चे अब्रॉड से आएँ, अब मेरा ख्याल है शायद मैं इससे तफसील ना जाऊँ कि आप पे डिपेंड करता है। आइडियल ये होगा कि आप उनकी एक्सटेंशन की अप्लाई करें, जब उसको वीज़ा मिल जाए आप नेक्स्ट डे अप्लाई कर लें ताकि कोई आपको डाउट या कोई आपके लिए प्रॉब्लम ना आए।
लेकिन अगर आपने सिर्फ इस बात पे हैं कि नहीं कुछ भी क्लियर इंडिकेशन नहीं है, जो मैंने थैंक यू आपने मुझे ब्रीफ किया था लास्ट टाइम भी, लेकिन अगर आप उसी पे हैं कि नहीं वाइफ के लिए लिखा हुआ है बच्चों का नहीं है, लॉ यही कहता है कि कोई भी डिपेंडेंट यूके में जब आएगा तो उसको 2 साल का प्रोबेशन टाइम गुजारना होगा। लेकिन एडवाइस शायद आपके लिए आइडियल ना हो, लेकिन बेस्ट कि उनका एक्सटेंशन अप्लाई करें, उसके बाद बेशक नेक्स्ट डे आप उनकी नेशनलिटी अप्लाई करें ताकि उनके स्टेटस में प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं फिर रिफ्यूज़ हो, फिर शायद काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये मेरी पर्सनल आपको ओपिनियन है, अगेन डिपेंड कि अब आप क्या चाहते हैं, क्योंकि डिफरेंट सोलिसिटर्स या केस वर्कर भी डिफरेंट एटीट्यूड होगा, कोई इसमें एग्जैक्ट पैरामीटर्स नहीं है। इसलिए मेरे आंसर में या मेरे कोलीग के या मेरे किसी और रिस्पेक्टेड किसी और सोलिसिटर के आंसर में शायद डिफरेंस आ सकता है, वी आर सो ह्यूमन बीइंग। लेकिन अगेन मेरे भाई आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रूट चूज़ करना है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फैज़ान है। जी फैज़ान भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा इंडेफिनेट ड्यू है इस मई में, ये जो मई अभी आएगा। अब मेरे पास टियर 1 जनरल वीज़ा है, ठीक है, और इसमें मुझे ये पूछना है बेसिकली कि लाइफ इन द यूके तो मुझे इसमें करना ही करना है, उसका जो टेस्ट पास करना है। B1 B2 के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो भी मुझे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन तो ये है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो मेंटेनेंस फंड होता है वो मुझे शो करवाना है या नहीं करवाना इस केस के लिए, ILR के लिए। तो काइंडली इसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ मैं। आपने जो यूके से कोई डिग्री की है? नहीं, यूके से मैंने डिग्री नहीं की हुई। ठीक, अगर आपने यूके से कुछ डिग्री नहीं की, बिल्कुल आपको लाइव B1 आइल्स में 4 बैंड या कोई इसके इक्विवेलेंट कोई भी जो सर्टिफिकेट होगा आपको पास करना होगा। लाइफ इन यूके प्लस अगर आपने जहाँ से यूके से डिग्री ना की हो तो आपको सेकेंडरी इंग्लिश सर्टिफिकेट पास करना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर एस्पेक्ट पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं अपने स्कोर पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है कि आपने अपनी एक्सटेंशन के दौरान अपना इंग्लिश टेस्ट को प्रूव किया था कि नहीं किया था। तो मेरे पाकिस्तान का जो यूनिवर्सिटी का एक लेटर था इंग्लिश का, वो मैंने उस वक्त दिया था जिसकी बेस पे मेरा एक्सटेंशन हुआ था। तो उस पर उन्होंने मुझे पॉइंट दे दिए कंप्यूटर पे जब मैंने इसको आपकी कॉल का शुक्रिया। शायद मेरे दोस्त माशाल्लाह खुशी हो रही है कि सारे दोस्त माशाल्लाह स्टडी करके बाद क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भाई जो सेटलमेंट की वो जो रिक्वायरमेंट थी वो थी आपके टियर 1 HSFB जो कि यूज़ था HSFB के लिए कि क्या आपको इंग्लिश की बेस पे पॉइंट्स मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ये है कि अगर आपने सेटलमेंट पे जाना है तो आपका C1 या ESOL का B1 या आपको यहाँ से IELTS पास करना होगा। इसलिए मेरे ख्याल शायद आप उस पर जो कैलकुलेटर सिस्टम बता रहा है आप उस पर ज़्यादा रिलाई ना करें, टाइम आपके पास काफ़ी है, इसलिए बेस्ट होगा कि आप साथ अपना ESOL पास कर लें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, मेरा आपका साथ यहाँ तक जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया सराहा उनका शुक्रिया। जिनकी हम कॉल नहीं ले सके, हमारा ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई कर सकूँ, वरना मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे सेम टाइम विद सेम प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।